हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिसेंटली विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में जो गैस लीक देखने को मिला है उसकी क्या सिचुएशन है और उसी के साथ साथ स्टायरीन गैस होता क्या है, इसके अगर एक्सपोजर में कोई आ जाता है तो क्या इफेक्ट होते हैं, किस तरीके से उसे हैंडल किया जा सकता है और विशाखापट्टनम में करंट सिनेरियो क्या है और किस तरीके से उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसी के साथ साथ आपको पता होगा 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उससे हमने क्या सीख ली है और उसके बाद और कौन कौन से ऐसे गैस लीक्स हुए इंडिया में, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं कि करंट इशू है क्या। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये बेसिकली एक प्लांट है जो स्टायरीन का प्लांट है जो साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट एलजी का है। तो यही वो जगह है जहां से जो है गैस लीक हुई है। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, आपको ये विशाखापट्टनम में जो है आरआरवी पुरम जो कि गोपालपट्टनम में है, तो वहाँ पे ये लोकेटेड है। अब हुआ ये है कि यहाँ से जब गैस लीक हुई तो काफ़ी सारे लोग जो आसपास रहते थे वो इससे इफेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस फील हुआ है जो भी यहाँ पे मॉर्निंग में गए थे, क्योंकि जो गैस लीक की टाइमिंग बताई जा रही है वो ऑलमोस्ट सुबह के 1 से 4 बजे के बीच में है, जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे तब जो है ये गैस ऐसा फैला है। अगर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना के हिसाब से, वो यही समझते हैं कि जो गैस है वो नॉन पॉइजनस है अगर ये इसके शॉर्ट टर्म में एक्सपोजर होता है। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर एक्सपोज हो जाता है कोई भी पर्सन, तब वो जो है ये पॉइजनस या फेटल हो सकता है। अब बात करते हैं वाइजैक में हुआ क्या है। तो ये जो सिचुएशन है हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाता है 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी से। अभी करंटली कल की डेट के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लाइव्स यहाँ पे जा चुकी हैं और 5 विलेजेस ऑफ विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में आपको नजर आएगा वो इफेक्ट हो गई है। अभी जो सोर्स ऑफ लीक है, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट जो एलजी है उसका यहाँ पे एक प्लांट है जो स्टायरीन का इस्तेमाल करता है। स्टायरीन बेसिकली आपको बताऊं तो ये इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जिसकी जो आपकी प्लास्टिक पैकेजिंग है और जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं उन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो है स्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा फंडा बता देता हूँ कि एक मोनोमर होता है, मोनोमर को जो है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करके यहाँ पे पॉलीमर बनाया जाता है। पॉलीमर का मतलब ये होता है, पॉली मतलब होता है मेनी और मर का मतलब होता है यूनिट। तो ये जो स्टीरीन है बेसिकली यूनिट की तरह काम करता है, उसको जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो ये पॉलीस्टीरीन बनाता है। पॉलीस्टीरीन से फिर आगे जाके हम लोग काफ़ी सारे जो है चीज़ें बना सकते हैं। इसकी जो मैंने आपको पैकेजिंग बता दिया, ये जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो आसपास रहते थे इस प्लांट के, गैस लीक के बाद जो वो यहाँ पे अनकॉन्शियस होने लग गए रोड पे ही। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए इस गैस से तो जो यहाँ पे डेथ भी हो सकती है, जो कि हुई भी है यहाँ पे विशाखापट्टनम में। अब स्टायरीन के बारे में जानते हैं, तो इसको इथाइनाइल बेंजीन भी कहा जाता है, विनाइल बेंजीन कहा जाता है और इवन जो फिनाइल इथेन भी इसे कहा जाता है। और ये बेसिकली एक फ्लेमेबल लिक्विड है और ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक्स को, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स, तो इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है स्टायरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इवन स्टायरीन की मात्रा जो है आपको व्हीकल एग्जॉस्ट में, सिगरेट स्मोक में और काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी जो है ये गैस थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको नज़र आएंगी। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई स्टायरीन पे एक्सपोज हो जाता है तो क्या होगा। एक यूएस बेस्ड यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जिसको ईपीए कहा जाता है, तो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर अगर आपका होता है स्टायरीन के साथ तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, आइस में इरिटेशन हो सकती है और यहाँ पे इवन जो इरिटेशन हो सकती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे स्टीरीन से एक्सपोजर हो जाता है तो जो पेशेंट्स है उसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो हेडेक हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, फटीग महसूस होने लग जाता है, वीकनेस, और यहाँ पे डिफिकल्टी होगी कॉन्सेंट्रेशन में। और उसी तरीके से अगर थोड़े से और इसके रिपोर्केशंस होते हैं जैसे कि लिवर, किडनी, आई, नेसल इरिटेशन, ये सारी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप इस एरिया में हैं और यहाँ पे आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं आपकी तरफ से। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी स्टीरिंग गैस से कोई इफेक्ट हो जाता है पर्सन, तो इट इज़ बेसिकली रिकमेंडेड कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीना शुरू करे। एक वेट मास्क जो है वो वियर कर सकता है। तो अगर आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी में जितने भी लोग अफेक्टेड थे तो नंबर कम हो सकता था अगर यहाँ पे अवेयरनेस होती यहाँ पे सिटीजन्स के बीच में कि अगर वो वेट मास्क का इस्तेमाल करते तो ये जो स्प्रेड है था
भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, तो तब जो है उसे रिड्यूस किया जा सकता था पेशेंट काउंट्स में, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं था, तो इसी वजह से पेशेंट काउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसी तरीके से और भी कुछ स्टेप्स है, जिसकी मान लीजिए कि अगर आइस में इरिटेशन हो रहा है तो आपको बेसिकली थरोली वॉश करने के लिए बोला गया है, आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने को कहा गया है। स्किन में ईचिंग का भी अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोप या फिर सिट्रिजन टैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ओवरऑल जो गैस का इंपैक्ट है उसे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इनटेक ऑफ मिल्क लेने की बात की जा रही है, बनाना, जैगरी, तो इस सारी चीज़ें रिकमेंड की गई है। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में सिचुएशन कितनी ख़राब है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या ये सिर्फ स्टायरीन गैस के एक्सपोजर से हुआ है या फिर स्टायरीन गैस के बाई प्रोडक्ट से हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है तो और भी काफ़ी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो क्या बाई प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ है, तो ये इतनी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना पता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर एक्सपोजर होगा तभी जो है फेटल होने वाला है, और काफ़ी सारे यहाँ पे लोग यहाँ पे एडमिट हो गए हैं, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे एनिमल जो है इस स्टायरीन गैस से लीक से यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं। और क्योंकि ये डिटेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 3 AM इन द मॉर्निंग जो है, तब पता चला कि रीज़न शायद एक गैस लीक है। तो उस टाइम तक जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो चुका था। तो जो इमीडिएट स्टेप लिया गया था वो ये था गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया ओवर स्पीकर कि अपने घरों में ही रहे और यहाँ पे जो है प्रिकॉशंस ले, जैसे कि मैंने आपको बताया वेट मास्क यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे स्टेप्स लेना यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकल एरर क्या था, वो हम यहाँ पे आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉयज़ जिनको लगता है शायद ये इशू या टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये लीक हुआ है, तो उसको हम आगे जानेंगे। बेसिकली अगर हम इस प्लांट की बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 1800 टन ऑफ स्टायरीन स्टोर्ड था प्लांट के अंदर। अब सब कुछ लीक हुआ है नहीं हुआ ये तो बेसिकली भविष्य घर में जब यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं कॉज की, तो हुआ ये है कि एक प्लांट था यहाँ पे, इनका बेसिकली रेफ्रिजरेशन यूनिट था, तो इसमें जो है ये बेसिकली अपना स्टायरीन जो है 20 डिग्री सेल्सियस अगर कम पे रहता है तो ये बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अगर ये यहाँ पे टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं किया पा रहा था, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद जैसे ही खुला तो टेम्परेचर फॉर वेरियस रीजन जो है मेंटेन नहीं हुआ, तो फिर ये जो स्टायरीन है ये बेसिकली वेपराइज होना शुरू हो गया। अब वो वेपर जो है यहाँ पे फिर लीक भी हो गया, तो उसी वजह से ये पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है ताकि जो कंप्लीट रूट कॉज है वो यहाँ पे पता लगाया जा सके कि किस तरीके से ये लीक हुआ। अब बात करते हैं क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, ये घरों में जाके देख रहे हैं कि कई कौन कौन लोग इफेक्टेड है। और क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज सर्विसेज थी और काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार थे, तो वो हैंडी हो गए इस सिचुएशन में कि मतलब यहाँ पे हमारे पास सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है जो हमने कोविड के लिए प्रिपेयर किए थे, तो वो हम यहाँ पे इस गैस लीक की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। और बेसिकली जो स्प्रेड ऑफ गैस है स्टायरीन गैस, तो ये विंड स्पीड पे डिपेंड करती है। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे विशाखापट्टनम में विंड स्पीड थी उसके हिसाब से यहाँ पे इवैल्यूएट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम द एपिसेंटर जहाँ से ये लीक हुआ है, तो उसी के आसपास जो है अभी इफेक्टेड हैं। अब यहाँ पे एक और आप आर्टिकल देख सकते हैं कि इसको ये जो यहाँ पे स्टायरीन गैस रिलीज हुई है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं। एक तो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करिए, उसके अलावा जो है एक केमिकल है जिसका नाम है टीबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है 4-टर्ड ब्यूटाइल एस्टकॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीबीसी, तो ये जो केमिकल है इसको बेसिकली स्प्रेड किया जा रहा है ताकि जो है न्यूट्रलाइज किया जा सके यहाँ पे स्टायरीन गैस के इफेक्ट को। उसी तरीके से और भी काफ़ी सारे इनहिबिटर्स को यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर हम इस कंपनी यानी कि इस प्लांट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एलजी पॉलीमर एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में एज हिंदुस्तान पॉलीमर। तो तब जो है यहाँ पे फिर इसे बेसिकली टेक ओवर कर लिया गया था एलजी केमिकल, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिच की बात की थी उसी चीज़ के बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है कि जो रेफ्रिजरेशन यूनिट था इस पूरे प्लांट में, तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा पा रहा था। और ये एक्चुअली तब पता चला था कि यहाँ पे गैस लीक हुआ है जब यहाँ पे एक थिक फॉग फॉर्म होने लग गया था विशाखापट्टनम एरिया में। और उसी के साथ आपको ये समझना है कि यूजुअली जो है यहाँ पे सेफ्टी लेवल 20 डिग्री का होता था और जो कि स्टोरेज टैंक में मेंटेन नहीं हो पाया फॉर वेरियस रीजन, तो इसी वजह से गैसिफिकेशन हो गया था स्टायरीन का और फिर कहीं से लीक हुआ है, तब जाके जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि जो सिचुएशन देखने को मिल रही है काफ़ी सिमिलर टू है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1984 दिसंबर 3 को जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी पोस्ट मिडनाइट। तो उसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। तो ये जब रिलीज हो गई थी तो काफ़ी सारे लोग जो आसपास रहते थे वो यहाँ पे इफेक्ट हुए थे। काफ़ी एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस है ये। अब यहाँ उसके बाद ना हमने काफ़ी सारे लेजिस्लेशन यहाँ पे पास किए थे। इसकी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल
हज़ार से रिलेटेड हो सकता है, फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे ऑडिटिंग की बात की गई है। अब असली सवाल आपको ये पूछना है कि जितने भी हमारे पास लेजिस्लेशन इस वक्त है, क्या वो एनएफ है, क्या वो यहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं? तो ये असली सवाल है जो आपको पूछना है। अब यहाँ पे क्या क्या लेसन हमने सीखे कि ऑन साइट और ऑफ साइट प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऑन साइट प्लान का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए इस प्लांट के एम्प्लॉय है या फिर आप काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई गैस लीक हो जाती है या फिर कोई यहाँ पे हजार्ड हो जाता है तो क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज और क्या डूस एंड डोंट्स है, मॉक ड्रिल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली करवाई जानी चाहिए फॉर दी ऑन साइट। ये सोल्यूशन है। ऑफ साइट प्लान भी तैयार होना चाहिए। ऑफ साइट प्लान में वो लोग होते हैं जो आसपास रहते हैं इस प्लांट के, जो नॉर्मल सिटीजन्स है, तो उनको भी जो यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि जो उनकी तरफ से जो कोऑपरेशन की जरूरत है, पैनिक और रूमर को कंप्लीटली अवॉइड करने के लिए जो है काफ़ी सारे स्टेप्स लेने जरूरी है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था, अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे अगर लोगों को लिटिल अवेयरनेस होती कि यहाँ पे अगर वो अपना फेस कवर कर लेते हैं यहाँ पे वेट मास्क से, वेट क्लोथ से, तो जो डैमेज हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में वो यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये ऑन साइट और ऑफ साइट प्लान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लेसन है जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे कि डिसास्टर मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी जगहों पे ओपन किए गए थे और भी हमें ज़रूरत है जहाँ पे, ताकि जो है ऐसे जो भी डिजास्टर आते हैं उस पर काफ़ी रिसर्च की जा सके और इन्हें पहले ही यहाँ पे प्रेडिक्ट करके अवॉइड किया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे 2005 में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया गया था और काफ़ी रिसर्च की गई थी उन वल्नरेबल एरियाज़ की, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट है जहाँ पे जो है ये वल्नरेबिलिटी है कि यहाँ पे भी गैस लीक हुई जा सकती है। तो उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च की जा रही है कि कितना यहाँ पे चांसेस है और उसका डेटा जो है कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 1984 की हमने कर ली है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, रिसेंटली हमें पता है वाइजैग में गैस लीक हुआ है। उसके अलावा भी इंडिया में पिछले 80 सालों में जो है काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, फ्रॉम भोपाल गैस ट्रेजेडी टू बॉम्बे डॉक ब्लास्ट, इतने सारे हुए हैं। लेकिन कुछ मेजर जो है मैंने यहाँ पे पिक किए हुए हैं, जैसे कि बॉम्बे डॉक एक्सप्लोजन हुआ था 1944 में, यहाँ पे चसनला माइनिंग डिजास्टर हुआ था था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन कार्बाइड गैस, जो कि इट इज़ नथिंग बट दी भोपाल गैस ट्रेजेडी। और रिसेंटली 2017 और 18 के भी कुछ यहाँ पे आप इंस्टेंसेस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुगलकाबाद गैस लीक जो कि साउथ दिल्ली में हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बेलूर क्लोरीन गैस लीक जो कि साउथ कर्नाटका में हुआ था, और यहाँ पे बिलाई स्टील प्लांट पाइपलाइन ब्लास्ट। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो है पिछले 80 सालों में ऐसे बहुत सारे यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं और इन्हें हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है वो अब तक हमारे पास डेवलप हो जानी चाहिए। कुछ इंसिडेंसेस ऐसे थे जहाँ पे कम लोग इफेक्ट हुए थे, कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो दिस इज समथिंग विच हमें समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज है, जहाँ पे कोई भी गैस लीक या फिर कोई भी एक्सप्लोजन के चांसेस है, तो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ना सिर्फ ऑन साइट यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की और इवन जो ऑफ साइट जो यहाँ पे सिटीजन्स रहते हैं आसपास उस प्लांट के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।